नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामबाण करंट अफेयर सीरीज का आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे। कल वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल कुछ मैं कहीं फंस गया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे आज पहली बार आए हैं उनके लिए एक सूचना है कि हम लोग अपने चैनल पे यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा, चाहे यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा तो जो 27 अक्टूबर को होनी है, या बीपीएससी प्री की परीक्षा के लिए करंट अफेयर की रामबाण सीरीज कर रहे हैं। और इस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 3 है। यदि आप करंट अफेयर इसके साथ यानी मेरे साथ करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर के आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए, करंट अफेयर के प्रश्न में क्या नहीं पढ़ना है, हमें ये महत्वपूर्ण होता है। हमसे आयोग कैसे प्रश्न पूछता है, हमें ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मैगजीन मार्केट में पटी पड़ी है, यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन कितना कम से कम पढ़ के और आप कितना अधिक से अधिक करंट गेन कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, जितना अधिक पढ़ लेंगे आपको उसमें करंट में उतना अधिक कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि करंट आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। इसलिए करंट सेलेक्टेड पढ़िए, करंट में वो पढ़िए जो पेपर में पूछा जाता है। एक मैगजीन में लिखा जाने वाली हर लाइन, हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा। यदि आप ये जान जाते हैं तो आप करंट अफेयर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अमूमन लोग कहते हैं कि मैंने 3 मैगजीन पढ़ ली, मैंने 4 मैगजीन पढ़ ली, लेकिन मेरे करंट के क्वेश्चन गलत हो गए। गलत इसलिए हो गए क्योंकि आपने 4 मैगजीन पढ़ ली, दूसरी बात क्या, चारों आपके दिमाग में रही नहीं और आपने सब पढ़ डाला। आपको सब नहीं पढ़ना होता। करंट में आपको पिछले वर्षों के पेपर के आधार पर करंट का एक नेचर होता है, उस नेचर को फॉलो करना होता है। मैं आपसे बस करंट का उस नेचर को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, और मैं अपने चैनल पे अपने वीडियो में वही फॉलो कराने का प्रयास कर रहा होता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अगली खबर पे। हम लोग घटना सार की सीरीज कर रहे थे और आज हमको लग रहा है कि राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगली हमारी खबर क्या है कि सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। किसके रूप में? सबसे ऊंची सुरंग के रूप में। चलिए जान लेते हैं कि देखिए, सेला सुरंग का निर्माण जो है किसने कराया, तो बीआरओ ने कराया, यानी सीमा सड़क संगठन। आप कमेंट करके बताइएगा कि बीआरओ का गठन कब किया गया था और किस मिनिस्ट्री के अंडर बीआरओ काम करती है। देखिए, इस पुल की ऊंचाई 13,000 फीट है समुद्र तल से। ठीक, देखिए इसकी लागत फागत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर में पूछा जाता आपसे नहीं है। अब देखिए काम कवर, इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा इसको आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। ये डबल लेन सुरंग है जिसकी लंबाई 1595 मीटर और 1003 मीटर, दो सुरंगें हैं। ठीक, ये 8.6 किलोमीटर की पहुंच और सड़क संपर्क वाले हैं। देखिए, अब ये सब चीजें आपके काम के लिए, इसको काट के बाहर फेंक दीजिए। ठीक, अब देखिए है क्या इसमें, देखिए कितने कार गुजरेंगे, कितने गुजरेंगे, आपसे ये सब प्रश्न आयोग कभी नहीं पूछने वाला, इसको भी काट दीजिए। देखिए, इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के बालीपारा, चारिद और तवांग सड़क पर सेला दर्रे के माध्यम से तवांग के सभी मौसम में कनेक्टिविटी, ये महत्वपूर्ण देखिए है, कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ठीक, ये आपके पास काम की खबर थी, अभी सब हटा दीजिए। अब देखिए क्या, अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में तवांग और दिरांग के बीच की दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप समय कम लगेगा। अब कितना समय कम लगेगा आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। हाँ, 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया अपने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे। और इस पुल का महत्व रणनीतिक महत्व भी है, मतलब इसका स्ट्रेटेजिक महत्व का ये पुल है। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले खबर के ऊपर। उपग्रह इनसेट 3DS ये है, देखिए का सफल परीक्षण किया गया। तो किसने किया? इसरो ने किया, और तीसरी पीढ़ी का परीक्षण है ये। देखिए नाम क्या, इनसेट 3DS। किस विमान से भेजा गया, यानी किस वाहन से भेजा गया? इसको भेजा गया GSLV F14 के द्वारा, यानी GSLV F14 से उपग्रह को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित किया का मतलब होता है भेजना या उड़ान की तरफ भेजना। ठीक, सोमनाथ जो इसरो के चीफ हैं उन्होंने इसको मैच्योर बॉय GSLV का नाम दिया। अब देखिए इसमें कितने पेलोड थे, सब हटा दीजिए। GSLV 14 की यह 17वीं सफल उड़ान थी। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए ये किन किन पे काम करें। उपग्रह से बर्फ की गहराई, आग, हवा में नमी, कोहरे, बारिश से जुड़ी सूचनाएं भी मिलेंगी। इनसेट 3DS उपग्रह 2274 किलो वजनी है। इसका कार्यकाल 10 वर्ष का है। ये आपके काम की न्यूज है। अब ये सब आप हटा दीजिए, आपके किसी काम का नहीं है। देखिए, मराठाओं के 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामांकित किया गया। अभी केवल नॉमिनेट किया गया है, अभी होगा कि नहीं होगा ये भविष्य की खबर है। कुल कितने किलो को? 12 किलो को। देखिए 12 किलो का नाम जो है आप एक बार देख लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन से किले शामिल हैं, कौन से किले शामिल नहीं है। तो देखिए कौन से किले हैं? सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़ किला, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी का किला। यानी इन किलों को जो है यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए मराठाओं के बारे में आप ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, इसलिए आपके काम की नहीं, इसे काट दीजिए। हाँ देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 29 जनवरी 24 को
एक बयान में ये जानकारी दिया है। महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं, छोड़ दीजिए, किसी काम के नहीं है। ठीक, जिससे आपके किसी काम के नहीं। हाँ देखिए, भारत में वर्तमान में भारत के 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 34 क्या है सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ये आपके काम का है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कुल 42 प्लेसेस हैं, 42 में तो 34 क्या हैं सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। देखिए, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी दिया नहीं गया, दिए जाने की बात की जा रही है। देखिए, 15 जनवरी 2024 को हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया जाएगा, ये प्रस्ताव रखा है। अब आगे देखिए है क्या इसमें से। देखिए, फारसी एक इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है, बढ़ावा देना है। अब आते हैं भारत की सांस्कृतिक भाषाएं, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, क्लासिकल ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषा होती है जिसका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष का पुराना इतिहास होता है। इसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया गया हो या किया जाता है। संविधान की देखिए 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। सबसे पहले किसको दिया था? तमिल को 2004 में, ये भारत। ठीक है, इसके बाद जो है 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को, 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए, ये भाषा को कब शामिल किया गया, ईयर के साथ इसको याद कर लीजिएगा, आपको मैचिंग में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाली, फारसी और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया जाने का अभी प्रस्ताव किया गया है, अभी दिया नहीं गया है, ये कन्फर्म रखिएगा। देखिए, अगला हमारा खबर क्या है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के बी मोरेनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग का उद्घाटन किया। देखिए, बोइंग जो है एक अमेरिकी विमानन कंपनी है। ठीक, बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। मतलब अमेरिका ने अपने देश से बाहर सबसे बड़ा जो निवेश सेंटर है वो भारत के बेंगलुरु में स्थापित किया है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अब ये सब आपके काम की नहीं है। देखिए, कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की। ये खबर आपके काम की है, जिसका उद्देश्य क्या, बढ़ते विमानन क्षेत्र में पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा दिया जाना। अब देखिए, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है, तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में लड़कियों को देश में बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन कराना है। यह कार्यक्रम पूरे भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सिखाने और विमान क्षेत्रों में नौकरियों के प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। अब ये सब आपके काम की नहीं है। देखिए, फिर से मैंने कहा था कि बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन निर्माण में कार्य करती है। अगला हमारा असर एस रिपोर्ट है। देखिए, ये रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है, तो इस रिपोर्ट में आपको केवल क्या जानना है कि देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHI जनवरी 2024 जारी किया, जिसमें सभी उच्च संस्थानों में शामिल किया गया है। देखिए, इस रिपोर्ट को पहली बार 2011 में पब्लिश किया गया था और तब से इसको हर साल पब्लिश किया जाता है। अब रिपोर्ट आपके काम किया है कि देखिए, हायर एजुकेशन में कुल नामांकन 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ मतलब 28.4% हो गया है। ठीक, यानी जो पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए, सभी श्रेणियों में नामांकन दिया गया, इसको आप पढ़िए मत पढ़िए क्योंकि ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। आइए अगले न्यूज़ पर। हाँ, ये काम का है। उच्च शिक्षा प्रणाली में 2021-22 में लगभग 16 लाख संकाय थे, जिनमें 57% पुरुष और 43% महिलाएं थी। ठीक, 2014-15 के बाद महिला संकाय का प्रतिशत 22% बढ़ गया, जो लिंग संतुलन में सुधार का संकेत देता है। ये लाइन आपके काम की है, इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला हमारा, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। 12 जनवरी 2024 को भारत के PM द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया। इसको आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नहाव सेवा सी लिंक के रूप में जाना गया। ये देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु है। देखिए, इसकी लंबाई कितनी है, 22 किलोमीटर। एक्चुअली इसकी लंबाई 21.8 है, लेकिन राउंड फिगर में इसको 22 किमी लिखा गया है। ठीक, देखिए, यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर तथा जमीन पर लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये लाइन आपके काम की है, यहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। अब है क्या है, देखिए, यह पुल दक्षिणी मुंबई के सेवरी से शुरू होकर
रायगढ़ जनपद के तालुका नाहन शोभा पर समाप्त होता है। देखिए लागत वगत छोड़ दीजिए। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा फंडेड किया गया है। ठीक, ये सब आप हटा दीजिए, किसी का काम का नहीं है। हाँ, ये हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टूल एकत्र करने की ओपन रोड टूलिंग क्वालिटी पद्धति अपनाने वाला देश का पहला परियोजना बन गया है। देखिए, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर ये सफल होता है तो आपके देश में जितने भी हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, वहां पर इसको लागू किया जाएगा। देखिए, इस प्रणाली में होता क्या है कि जैसे ही गाड़ी रोड के ऊपर एंट्री करती है तो उसके अंदर जीपीएस सिस्टम से जो है टोल टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब गाड़ी ने कुल कितना किलोमीटर चला उसके हिसाब से टोल टैक्स इसमें लिया जाता है। बाकी आप इसमें से देखिए और जो काम खबर है कि हाँ इस पर भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो छोड़ दीजिए। देखिए, इससे पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया था, जो भारत का सबसे लंबा पुल था। अब देखिए अगले खबर पे, अब आते हैं अगली खबर पर। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट, ये आपके बहुत काम की न्यूज़ है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट को जारी किया। देखिए, ये रिपोर्ट कब की है? 23 की। जारी कब किया गया? 2024 में। इस रिपोर्ट में कुल 4,477 शहर हैं। इन शहरों में से क्या है, 61 छावनी है और 88 गंगा किनारे के शहर शामिल किए गए हैं। देखिए, इस सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर के साथ इस साल सूरत को भी पहला स्थान दिया गया है। देखिए, पहले स्थान पे इंदौर और सूरत हैं। ठीक, नंबर 2 पे किसी को नहीं दिया गया है। नंबर फिर नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल। यानी कि टॉप 20 में जो है यूपी का कोई शहर नहीं है। अगर स्टेटमेंट में पूछा जाता है उसको याद रखिएगा। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछते हैं शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम जनसंख्या वाला, तो कौन सा है? सांसवाड़ा महाराष्ट्र का, नंबर 2 पे पाटन है, नंबर 3 पे लोनावला है। बाकी याद मत करिए। शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, तो नंबर 1 पे महू कैंट है, नंबर 2 पे देवलाली कैंट है, नंबर 3 पे अहमदाबाद कैंट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि महू कैंट और देवलाली कैंट किस राज्य में है। उसके बाद शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर में, नंबर 1 पे वाराणसी, नंबर 2 प्रयागराज, नंबर 3 पे बिजनौर है। ठीक, बाकी आप मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष टॉप राज्य, ये काम करते हैं। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 9 पे यूपी है। तो देखिए, यूपी की रैंक 9 याद रखिएगा, और यूपी का स्कोर जो है वो याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे इनका स्कोर ना पूछा जाए, लेकिन यूपी का स्कोर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य, नंबर 27 पे अरुणाचल है, नंबर 26 पे मिजोरम है, नंबर 25 पे राजस्थान है, अन्य किसी को नहीं है। देखिए, वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान कचरा मुक्त शहर की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन गीत का विमोचन किया गया। इसका शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प। इसको आवाज दिया किसने? कैलाश खेर ने। कैलाश खेर के बारे में आप जानते ही हैं। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सोपैड, ये नाम याद रखिएगा, को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसको देखिए लॉन्च किससे किया गया? तो PSLV C58 द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है? देखिए, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का उद्देश्य अंतरिक्ष से तीव्र एक्सरे स्रोत के ध्रुवीकरण मतलब पोलराइजेशन की जांच करना है। इसके बाद देखिए ये सब आपके काम का नहीं, हटा दीजिए, काट दीजिए। देखिए, इस उपग्रह के माध्यम से भारत USA के बाद हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने वाला दूसरा देश बन गया है। और PSLV की ये 60वीं उड़ान थी। ठीक, 60वीं उड़ान थी, याद रखिएगा। ये वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन, जनवरी 24 में भारत के 3 शहरों को, जिसमें से इंदौर, भोपाल और उदयपुर को शामिल किया गया। इसको वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत ने इसको नामांकित किया। देखिए, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। यानी COP12 के तहत। अब ये सब आप मत पढ़िए, आ जाइए अपने यहाँ पर। देखिए, इस पहल का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में आर्द्र भूमियों के संरक्षण तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना। देखिए, अब इंदौर में है कौन सा? तो इंदौर में कौन सा है? सिरपुर झील, ये वेटलैंड साइट है। भोपाल में भोज वेटलैंड साइट है। और उदयपुर को देखिए झीलों का शहर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं। देखिए, आर्द्र भूमि एक ऐसा भाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे, इसको हम वेटलैंड बोलते हैं। आते हैं अगली खबर के ऊपर। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया। 28 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत सरकार के मध्य 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ।
यानी इसमें कुल 3 पक्ष हैं, एक है भारत सरकार, एक एमपी गवर्नमेंट और दूसरी राजस्थान गवर्नमेंट। अब इसमें साइन किसने किया था देखिए, तो मोहन लाल यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में नई दिल्ली में ये समझौता हुआ। अब देखिए ये सब आपके काम का नहीं है। इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि का 90% केंद्र सरकार वहन करेगा और 10% राज्य वहन करेंगे। अगर आप राजस्थान देते हो तो ये आपके काम का, अदरवाइज काम का नहीं है। अगर आप एमपी दे रहे हो तो ये आपके काम का है, उसको पढ़ दीजिएगा, वरना काम का नहीं है। अब आते हैं देखिए अगले खबर पे। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डाई स्काई पार्क बन गया है। अब है क्या, देखिए महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क बना। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया। अब यह है कहाँ, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे स्थित है। देखिए पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है, जहां बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अब देखिए है क्या, ये वाला पैरा आपके काम का है। डाई स्काई पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है, इसलिए आपके काम का है। भारत का पहला डाई स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित भारतीय खगोलिकी वेधशाला IAO है। ठीक, ये कहाँ पे कमेंट करिएगा अगर आपको पता होगा तो, वरना कमेंट में इसका उत्तर आपको दे दूंगा। IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है। ठीक, देखिए अब है क्या, इसे असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका मूल्यांकन 27 जून 2023 को किया गया। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसका किया गया ये महत्वपूर्ण है। देखिए हिमालयन वुल्फ, जिसे कैनिस ल्यूपन्स चाकू, हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है। आकार के आधार पर इसकी अनुमानित आबादी 2275 से 3792 के मध्य है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। ये अनुवांशिक रूप से भूरे भेड़िया से भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति में क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं अगले खबर पे। प्रधानमंत्री मोदी ने ताली बारी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। कब रखी, 3 फरवरी 2024 को रखी। कहाँ पर है, उड़ीसा के संबलपुर में नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तहत दिया गया है। ठीक, तालीबारी थर्मल परियोजना 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होगी। यह आधुनिक परियोजना सस्ती बिजली प्रदान करेगी, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। बाकी आपके सब किसी काम का नहीं, काट के फेंक दीजिए, मत पढ़िएगा, फालतू आपको डेटा देगा। ठीक है, आइए अगले पे। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई। तो महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले के अट्टापाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की, जिसका नाम है अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता और वन्य जीव बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। अट्टापाडी है कहाँ पे, सांगली जिले में है। देखिए यह पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को, उत्तर पूर्व में मालदोक पश्चिमी भाग के मध्य एक सेतु का कार्य करेगा। ठीक, बाकी आपके सब किसी काम का नहीं है, सब काट के फेंक दीजिएगा। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये खबर 22 खबर है, ये इसको लगा लीजिएगा। उद्घाटन किया गया कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, वर्तमान में कौन है कमेंट करिएगा, चंद्रबाबू नायडू हैं। विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट, इसको याद रखिएगा, ऊंची कांस्य प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया गया है। देखिए इसका निर्माण कैसे किया गया, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया। ठीक, अब इसमें से ये सब हटा दिए, कोई काम का नहीं। मूर्ति के परिसर में अंबेडकर के जीवन को दिखाने के लिए LED स्क्रीन लगाई गई, जहां पर 2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक केंद्र भी है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण किसने किया, राम सुतार ने किया है। राम सुतार वही है जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया था, सॉरी अनावरण नहीं मतलब निर्माण किया था। अब आते हैं अपने अगले, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र को केरल की त्रिशूर में स्थापित करने की घोषणा की। यह आपके काम का है। अब देखिए है क्या, इसके बाद ये सब आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है कि ग्राफीन दुनिया का वह पहला पदार्थ है जो एक परमाणु परत के रूप में पाया जाता है। कार्बन का अपर रूप है, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। अच्छा, कार्बन के जो और अपर रूप होते हैं आप उसको कमेंट करके बताइएगा। भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि दी। देखिए इससे होगा क्या, इटली और भारत के मध्य में विद्यार्थी, कुशल कारीगर, कारोबारी और युवा पेशेवरों की आवाजाही आसान हो सकेगी और दोनों पक्ष जो है प्रवासन मुद्दे पर अब सहयोग की भावना अपनाएंगे। इस समझौते के अध्ययन के बाद अवसरों, इंटर्नशिप और वीजा प्रणाली में क्या होगी, आसानी आएगी और इससे भारत को भी और इटली दोनों को लाभ होगा। देखिए इसी के साथ हम लोगों ने घटना चक्र का
जो राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेक्शन था उसे ख़त्म कर दिया। इसे ख़त्म करने में हमें 3 क्लास लगी है। 3 क्लास मतलब अगर मोटा-मोटा देखा जाए तो मेरी 1 क्लास 25 मिनट की है, यानी हम लोगों ने लगभग 80 मिनट खर्च किए हैं। इसको आप कम से कम 2 से 3 बार देख जाइए और जो मैंने निशान लगाया है आप घटनासार मार्केट से ले लीजिए और उसको मार्क जरूर कर लीजिए। देखिए फालतू की चीज़ें पढ़ने से बचिए, लंबे-लंबे वीडियो देखने से बचिए और करंट अफेयर आसान होता है, बस उसको पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर करंट अफेयर आपको पढ़ने का तरीका पता है तो करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। लेकिन है क्या कि करंट के लिए मार्केट में और यूट्यूब पे होड़ मची है, कौन कितना करंट पढ़ा देता है, कौन कितना घंटे का वीडियो बना देता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि परीक्षा में आपसे करंट में जो पूछा जाए मैं उसकी बात करूं, फालतू की बातें न की जाए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो या आपको इसमें किसी प्रकार का लाभ हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिएगा। और जल्द ही इसका जो एक और सीरीज है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है लक्ष्य सीरीज पे वीडियो भी पर डे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अगर आप यूपी पीसीएस की आरओ की परीक्षा दे रहे हो चाहे यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा दे रहे हो, देखिए एक करंट और ये देखिए इसमें से करंट का एक सेक्शन है और एक जीएस का सेक्शन है। तो करंट सेक्शन का मतलब रामबाण सीरीज और जीएस का मतलब लक्ष्य सीरीज, इसको आप फॉलो कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में 75 से 80% प्रश्न इन 2 वीडियो से आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो लगातार आते रहेंगे और जब तक आपकी प्री परीक्षा नहीं होती तब तक आएंगे। हाँ एक चीज़ और, ये वीडियो बहुत लंबे नहीं होंगे, अधिकतम वीडियो 25 मिनट का और न्यूनतम वीडियो 15 मिनट का होगा। आप इन वीडियो को देखिए, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करिए, आप किसी की परीक्षा में अच्छा कर लेंगे। फालतू की बातों से बचिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मेरे यानी सीके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।